अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कार्स कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है, तो शायद से आपके दिमाग में कोई ऐसी कंट्री का नाम आ रहा होगा जो अपने ऑटोमोबाइल्स को लेके काफ़ी फेमस है। फॉर एग्जाम्पल जापान, जर्मनी और मे बी यूएसए। बट रियलिटी थोड़ी शॉकिंग है। जहां 2023 में इंडिया, कोरिया, जापान, यूएसए ने मिलके 29 मिलियन कार प्रोड्यूस करी, वहां अकेले चाइना ने 30 मिलियन से भी ज्यादा कार प्रोड्यूस करी। यानी अकेली कंट्री ने मेजर कंट्रीज से ज्यादा कार्स प्रोड्यूस करी। और इस फैक्ट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको एक और फैक्टर बताता हूँ। 1980s में चाइना को कहा जाता था द किंगडम ऑफ बाइसाइकिल। शंघाई की स्ट्रीट्स कुछ इस तरह दिखती थी, हर जगह सिर्फ बाइसाइकिल ही बाइसाइकिल। पर 2026 में हम इजीली चाइना को सुपर पावर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कह सकते हैं। चाइना के पास इतनी कैपेसिटी है कार प्रोड्यूस करने की कि कई बार कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी कम में कार को सेल करती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कैसे चाइना एक साइकिल नेशन से एक ऑटोमोबाइल सुपर पावर बना। इस स्टोरी के अंदर जियोपॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट प्लानिंग है, सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज है और एक मास्टर प्लान है जो कि स्टार्ट होता है 40 साल पहले। सबसे पहले हम ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को थोड़ा सा समझते हैं। तो हर साल दुनिया में करीबन 10 करोड़ गाड़ियां प्रोड्यूस होती है, जिसमें से चाइना अकेले 3 करोड़ गाड़ियां प्रोड्यूस करता है। और चाइना सिर्फ अपनी कंपनीज के लिए गाड़ी प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि BMW, मर्सिडीज, जनरल मोटर, वोक्सवैगन जैसी मेजर कंपनीज की 30% से भी ज्यादा ग्लोबल प्रोडक्शन सिर्फ चाइना में होती है। मतलब चाइना सिर्फ कार प्रोड्यूस नहीं करता है, चाइना ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब बन चुका है। लेकिन ये सब कुछ शुरुआत से ऐसा नहीं था। 1950 से लेकर 1980s के बीच में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डोमिनेट करता था यूएसए के अंदर एक सिटी थी जिसको कहा जाता था द मोटर सिटी, डेट्रॉइट इन मिशिगन। यहाँ फोर्ड और जनरल मोटर जैसे जायंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे थे। और इस टाइम पे चाइना की सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट थी। चाइना में कार्स इतने रेयर थी कि कंपैरिजन के लिए अगर आपको बताऊं तो 1 कार पर 1000 फैमिलीज, और जो कार थी भी वो भी इंपोर्टेड कार्स होती थी। और ये बात चाइना के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन चुकी थी, क्योंकि जब इंपोर्ट ज़्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा तो कंट्री आ जाएगी ट्रेड डेफिसिट। एक सिंपल एग्जांपल से बताओ, मानो एक कंट्री है जिसने ऑलमोस्ट $700 बिलियन खर्च करे हैं एक साल में चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए, लाइक ऑयलरी, मशीनरीज, और अपना एक्सपोर्ट लाइक IIT सर्विसेज और सम टाइप ऑफ मशीनरी इन विच दिस कंट्री डोमिनेट, उस चीज़ में अर्न करें हैं $450 बिलियन। तो ये जो बीच का गैप है $700 बिलियन और $450 मिलियन, $250 मिलियन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। और यही प्रॉब्लम फेस करी चाइना ने। 1984 में चाइना पूरे $3 बिलियन खर्च करता है 3.5 लाख गाड़ियों को इंपोर्ट करने में। और ये नंबर काफी क्रेजी है, क्योंकि उस समय पे चाइना की टोटल फॉरेक्स रिजर्व था $2.6 बिलियन। मतलब चाइना ने कार इंपोर्ट करने के लिए अपने फॉरेक्स रिजर्व से भी ज्यादा पैसा खर्च कर दिया था, ऑलमोस्ट 1.3 टाइम्स ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व। अब जिनको फॉरेक्स रिजर्व नहीं पता है उनको शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। फॉरेक्स रिजर्व बेसिकली वो फॉरेन मनी है जो कंट्री अपने सेंट्रल बैंक में होल्ड करके रखती है, मे बी इन टर्म्स ऑफ डॉलर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यूरोज एंड समटाइम्स इन गोल्ड। और इस मनी से वो पे करती है फॉर देयर इंपोर्ट्स। सो आप देख सकते हैं कि कैसे चाइना ने एक इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करने के लिए, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करने के लिए कितना बड़ा रिस्क उठाया था। बट यही वो टाइम था जहां से सारी गेम चेंज होगी। 1984 में चाइना में री इलेक्ट होते हैं डेंग शाओपिंग, और उन्होंने उस टाइम पे एक रेवोल्यूशनरी डिसीजन लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना की इकोनॉमी को ओपन कर दिया फॉर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और इसके साथ साथ एक मेजर डिक्लेरेशन दी, ऑटोमोबाइल विल बी द पिलर इंडस्ट्री ऑफ चाइना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब पहले से ही चाइना की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतना सफर कर रही थी, तो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ही क्यों पिलर इंडस्ट्री कंसीडर किया? उस टाइम पे वो किसी ऐसी इंडस्ट्री को भी सिलेक्ट कर सकते थे जिसमें वो पहले से ही डोमिनेट कर रहे थे। अब इस चीज के पीछे 3 मेजर रीजन है। फर्स्ट रीजन इज द जियोपॉलिटिकल रीजन। अगर आप 1980s के अराउंड जियोपॉलिटिक्स को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे उस टाइम पे हर कंट्री या फिर कह लो हर कॉन्टिनेंट की एक इंडस्ट्रियल आइडेंटिटी थी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग डोमेन जिसमें वो कंट्री डोमिनेट कर रही थी ग्लोबली। जैसे अगर हम यूएस और सोवियत यूनियन की बात करें तो उस टाइम पे वो लीड कर रहे थे डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में। मिडल ईस्ट डोमिनेट कर रहा था ऑयल और पेट्रोलियम में, वेयर एज उस टाइम पे अफ्रीका डोमिनेट कर रहा था डायमंड्स एंड रॉ मटेरियल के लिए। वेस्टर्न यूरोप और जापान लीड कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक और यू कैन से द प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग में।
और इंडिया उस टाइम पे फोकस कर रहा था एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी, लेकिन किसी भी कंट्री की आइडेंटिटी ऑटोमोबाइल से एसोसिएट नहीं, इसलिए चाइना ने सोचा कि यही वो इंडस्ट्री है जिसको उन्हें टैप डाउन करना होगा। थर्ड रीजन है कि मदर इंडस्ट्री इफेक्ट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक रीजन से मदर इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जीतना है तो उसे काफी सारी और इंडस्ट्रीज को भी डोमिनेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कार को बनाने के लिए हमें कितने सारे कंपोनेंट्स का यूज करना पड़ता है, जैसे कि इंजन, पेट्रोल, ग्लास, स्टील, रबर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायर, सीट्स, टेक्सटाइल। और जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो करती है तो सारी इंडस्ट्री पैरेलली ग्रो करती है, और इसी के साथ बेहतर होते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूल स्टेशन, सर्विस सेंटर, लॉजिस्टिक नेटवर्क्स। मतलब एक इंडस्ट्री को डोमिनेट करने से और सारे फैक्टर भी ग्रो करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। थर्ड रीजन था चाइनाज रिसोर्स एडवांटेज। उस टाइम पे चाइना के पास एक और एडवांटेज, चीप लेबर, लार्ज एरिया फॉर फैक्ट्रीज एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अर्ली 90s से ही चाइना स्टील, रबर, एल्यूमिनियम, कोल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है, यानी कि जो रॉ मटेरियल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए चाहिए वो चाइना के पास पहले से ही थे। बट एक चीज थी जो चाइना को अभी भी पीछे खींच रही थी, वो थी टेक्नोलॉजी। चाइना के पास बेसिक इंजीनियरिंग और बेसिक स्ट्रक्चर नहीं था कि कैसे कार को एफिशिएंट बनाया जा सकता है, और यहीं पे चाइना का सबसे बड़ा प्लान सामने आता है। चाइना ने काफी सारे फॉरेन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को और कंपनीज को अपनी कंट्री में इन्वाइट किया, जैसे कि होंडा, जनरल मोटर, वॉक्सवैगन, सिट्रॉन, और उनको यकीन दिलाया कि कैसे चाइना में प्रोडक्शन करने से चीप लेबर, लार्ज लैंड एरिया फॉर फैक्ट्री सेटअप एंड अलोंग विद दिस एक काफी बड़ी कंज्यूमर मार्केट अवेलेबल हो सकती है। और सारी फॉरेन कंपनीज मान भी गई और उन्होंने ओवर द टाइम काफी ज्यादा प्रॉफिट भी बनाया। पर धीरे धीरे चाइना ने काफी सारी पॉलिसीज को इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर पहली पॉलिसी ये थी कैसे फॉरेन कंपनीज को चाइना के लोकल प्लेयर्स के साथ जॉइंट वेंचर बनाना होगा, और इसके साथ साथ उनको अपने कार के मेजर कंपोनेंट्स चाइनीज प्रोड्यूसर से ही बाय करने होंगे। और तीसरे नंबर पे आती है एक काफी बढ़िया स्ट्रेटेजी, जहां पे चाइनीज गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनीज को फोर्स किया अपना स्ट्रक्चर, डिजाइन, आर्किटेक्चर चाइनीज पार्टनर्स के साथ शेयर करने के लिए। इससे हुआ क्या कि ओवर द टाइम चाइनीज प्लेयर्स ने और चाइनीज इंजीनियर ने कार स्ट्रक्चर पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया। इसका रिजल्ट ऑडी 100, वॉक्सवैगन जेटा, सिट्रॉन फ्यूगन, इन कार्स की 80 to 90% प्रोडक्शन चाइना में लोकलाइज्ड होगी। मतलब ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट्स चाइना में ही बनते थे। ग्लोबली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक डिसेंट जगह बनाने के बाद चाइना ज्वाइन कर लेता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बाद चाइना की इकोनॉमिक रैपिडली ग्रो होती है, मिडिल क्लास एक्सपेंड होता है और लग्जरी कार्स का क्रेज कुछ इस तरह बढ़ता है कि चाइना बन जाता है रॉयल रॉयस जैसी कार का बिगेस्ट मार्केट। और सिर्फ 25 से 30 सालों में 2009 आते आते चाइना बन जाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट कार प्रोड्यूसर। बाय द वे 2026 तक भी चाइना ही है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार प्रोड्यूसर। लेकिन चाइना का ना लॉन्ग टर्म विजन थोड़ा बड़ा था। चाइना को बहुत पहले समझ आ गया था कि पैसेंजर व्हीकल्स का फ्यूचर ना ईवीज में है, और ईवी में चाहिए होते हैं ईवी बैटरीज। ईवी बैटरीज होती हैं दो टाइप की, या तो होगी लिथियम आयन बैटरीज या फिर होगी निकल कैडमियम बैटरीज। लिथियम, वर्ल्ड का 60% लिथियम प्रोड्यूस होता है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में बेसिकली एक ट्रायंगल रीजन है जो कि पड़ता है चिले, बोलिविया, अर्जेंटीना के बीच। यहाँ पे लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। ड्यूरिंग 2018 to 2020 चाइना इस पूरे रीजन में इन्वेस्ट करता है $16 बिलियन BYD चाइनीज कंपनी कोलैबोरेशन के साथ। और टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ निकल फॉर निकल कैडमियम बैटरीज चाइना इन्वेस्ट करता है इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया में क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया में 50 to 60% है ग्लोबल निकल। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडोनेशिया में जितना भी निकल प्रोड्यूस होता है उसका 95% सिर्फ चाइना बाय करता है, वो भी एट वेरी एक्सट्रीमली लो प्राइस। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ना एक और काफी क्रिटिकल कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लेजेसी चिप्स या फिर कह लो लेजेसी सेमीकंडक्टर, जिनका यूज होता है एयरबैग्स, इंजन कंट्रोल, एबीसी सिस्टम्स, हेडलाइट्स, वाइपर, पावर विंडोज, स्टीयरिंग सिस्टम। और चाइना इन लेजेसी चिप्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इतना बड़ा कि 2019 में चाइना ने आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की ताकि वो इन चिप्स के प्राइस इंक्रीज कर पाए और ग्लोबल मार्केट में अपनी डोमिनेंस दिखा पाए। चाइनीज गवर्नमेंट अपनी कंट्री में ईवी एडॉप्शन को काफी एग्रेसिवली पुश करता है। इसके पीछे बेसिकली दो रीजन है। पहला रीजन है एनवायरमेंटल फैक्टर, दूसरा रीजन है
ऑयल इंपोर्ट्स के लिए चाइना डिपेंडेंसी बिल्कुल ही खत्म करना चाहता है। इसके लिए चाइना ने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पॉलिसीज बनाई है, जिसमें से एक है लाइसेंस प्लेट रिस्ट्रिक्शन। शंघाई और बीजिंग जैसे सिटीज़ में अगर आपको एक पेट्रोल कार बाय करनी है तो उसका प्रोसेस काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आपको उस पेट्रोल कार की नंबर प्लेट लेने के लिए काफ़ी साल के वेटिंग टाइम से गुजरना पड़ेगा, और उसके लिए लिटरली ऑक्शन होते हैं जिसके प्राइसेस $10,000 से भी ज़्यादा जाते हैं। वहीं पे अगर आप ईवी परचेज करते हैं तो ये प्रोसेस काफ़ी छोटा होता है और काफ़ी सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का भी आपको सपोर्ट मिलता है, इसलिए मिलियंस ऑफ लोग ईवी को चूज़ करते हैं ओवर पेट्रोल कार। अब एक आखिरी सवाल, जब चाइना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इतना बड़ा जाइंट है तो हमें इंडियन रोड्स पे चाइनीज कार इतनी कम क्यों दिखाई देती है? अब इसके पीछे मेजर रीजन है इंडिया का लाइसेंस राज सिस्टम। अब बेसिकली एक अनऑफिशियल टर्म या फिर अनऑफिशियल कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू इंडियन गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है या फिर कंट्रोल करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, लाइक हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाना, मल्टीपल पेपर वर्क और रिस्ट्रिक्शन लगाना, और मेक इन इंडिया पॉलिसी को ज़्यादा प्रमोट करना। अब इसके पीछे गवर्नमेंट के अपने अलग अलग रीज़न हैं, जैसे 2020 के इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैशेस के बाद चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना इंडिया में, और सबसे बड़ा कारण है अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना, लाइक टाटा, महिंद्रा, मारुति, होंडा। लेकिन एक कंपनी है जो रिसेंटली आपको इंडियन रोड्स पे काफ़ी दिख रही है, BYD, बिल्ड योर ड्रीम, और ये ईवी इंडस्ट्री में टेस्ला को भी पीछे छोड़ रही है। इसकी कहानी और भी इंटरेस्टिंग है, और इसे जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वेट करना है इस वीडियो के पार्ट 2 के।